Today we'll be learning how to prepare revaluation account. How to prepare revaluation account. So before we'll be learning how to prepare revaluation account, let us learn what is revaluation account. तो ये revaluation account क्या है, मैंने इसको लिख रखा है. So revaluation account is prepared to find out the profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities. Liabilities का reassessment होता है at the time of reconstitution of partnership. Reconstitution of partnership किसे कहते हैं? Change in profit sharing ratio of existing partner, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, etc. It is also known as profit and loss adjustment account. तो revaluation account को profit and loss adjustment account भी कहते हैं, याद रखना है. अब देखिए, जो revaluation account है, जब हम प्रिपेयर करते हैं तो जो कोई एसेट होता है, जैसे मान ली फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर उसका वैल्यू डिक्रीज करता है, जैसे 1 लाख का फर्नीचर है 80,000 हो गया, तो घटा कितना 20,000, उस 20,000 को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं. और अगर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, अप्रिशिएट करता है, तो उसको हम किधर दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. और ठीक इसका उल्टा, लायबिलिटीज अगर घटता है, जैसे क्रेडिटर 10,000 था 8,000 हो गया, तो 2,000 घटा, तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 2,000 हमें कम पेड करना होगा. और कोई भी लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर दिखाते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं. अभी देखिए, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक ओवरऑल फॉर्मेट, एक स्पेसिमेन दिया हुआ है. आप देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जैसा कि हम लोगों ने अभी हमने जिक्र किया था कि अगर कोई भी एसेट का वैल्यू घटेगा तो किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड में. और कोई भी वैल्यू का, एसेट का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में. और जब हम वास्तव में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे डिक्रीज या इंक्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उस एसेट का नाम लिखेंगे. जैसे मान लीजिए कि फर्नीचर बैलेंस शीट में 1 लाख दिया है, घट के 80,000 हो गया, तो कितना घटा? 20,000. हम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर 20,000. टू डिक्रीज इन फर्नीचर नहीं लिखेंगे, या बाय इंक्रीज नहीं लिखेंगे. तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में हम जब वैल्यू घटता है एसेट को, तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं. तो वास्तव में इसका जर्नल क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख रहे हैं उस एसेट का नाम, तो डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट हुआ जो भी पर्टिकुलर एसेट है. तो देखिए, इसका जर्नल भी आपको करते जाना है, या आपको होमवर्क रहेगा कि आप जर्नल को बकायदा कर लें, इसको याद रख लें. देखिए, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होगा? रिवैल्यूएशन टू एसेट्स. एंड फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होगा? एसेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसी तरह से अगर लायबिलिटीज, जैसा कि जिक्र किया था कि अगर लायबिलिटीज का वैल्यू अगर घटता है तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे. अगर लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे. और अगर घटता है तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. तो इसका जर्नल क्या होगा? फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट. एंड अगर डिक्रीज करता है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसी तरह से अगर कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या कहते हैं कि कई बार जब बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एसेट्स रिकॉर्डेड नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि कोई मशीनरी, कोई टाइपराइटर, कोई और दूसरा एसेट, एक्रूड इनकम का पता चल जाता है. तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल होता है. तो अनरिकॉर्डेड एसेट को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. उसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पता चल जाता है, कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम या एक्सपेंसेस का पता चल जाता है कि पेड करना है, तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं. और इसका जर्नल क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट का
अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जब सवाल बनाएंगे तो वहाँ पे अनरिकॉर्डेड लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर क्रेडिटर्स है तो सिर्फ क्रेडिटर्स लिखेंगे, कोई एसेट है तो उसका एसेट का नाम लिखेंगे। एक चीज यहाँ पर नहीं दिया है तो मैं इसका जिक्र कर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रोविजन क्रिएट करेंगे, लाइक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेटर्स में क्रिएट करेंगे, तो हम इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। याद रखिए, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और यहाँ पर अमाउंट को दिखाएंगे। और कभी अगर ऐसा हो कि हमको प्रोविजन को कम करना है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमने एक्सेस हो गया उसको कम करना है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और उसके बाद जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है इसका हम देखेंगे कि किधर का जोड़ ज्यादा है। जैसे इस सवाल में क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है, अगर मान लीजिए सपोज इसमें क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा आया, इधर 2 लाख इधर 1.5 लाख, तो हमारा प्रॉफिट होगा। और हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर रहेगा ए बी सी, ओल्ड रेशियो में, याद रखना हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। और अगर डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा होगा तो लॉस होगा, और हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर रहेंगे ओल्ड रेशियो। और इस तरह से हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन इसका जर्नल बेहद इंपॉर्टेंट है, कर लेना है, क्योंकि कई बार सिर्फ जर्नल आ जाता है, तो याद रखना है, इसको करना है। एंड वंस you learn how to prepare revolution account, I think 30% work is done in admission, retirement और change in profit sharing ratio। इसलिए इसका सीखना बेहद जरूरी है। अब इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आइटम को इंक्लूड करने की कोशिश किया, इसलिए मैंने इसको लिखा है। देखिए, एक बैलेंस शीट दिया रहता है और उसमें वेरियस आइटम्स रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड का रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। फिर देखिए वेरियस आइटम्स है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। गुडविल को देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, गुडविल का भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये जो गुडविल है इसको राइट ऑफ किया जाता है। कैसे राइट ऑफ किया जाता है ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए गुडविल का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका भी नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में दिया है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस का है और ये लॉस होता है। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये फिक्टिशियस एसेट्स हो जाता है, इसको भी हम नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे आइटम्स को अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे राइट ऑफ करते हैं, कैसे दिखाते हैं, तो देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में यानी कि दाहिने तरफ है, तो इसका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। और किधर जाता है? बाईं तरफ। ये बैलेंस शीट के एसेट के दाहिने तरफ है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको किधर दिखाएंगे? ये मान लीजिए कि कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, तो हम इधर दिखाएंगे टू गुडविल करके दिखाएंगे ए बी सी के खाते में। उसी तरह से टू प्रॉफिट एंड लॉस बाईं तरफ आ जाएगा। तो ये बाद में पढ़ेंगे कि कैसे इसको दिखाया जाता है। तो अभी हम लोग सवाल को लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। देखिए मैंने इसको बाय को गोल करके रखा है। रिड्यूस्ड मतलब डेप्रिसिएटेड भी होता है, या रिटर्न ऑफ भी लिखा है OFF, तो उसका मतलब भी एक ही होता है। तो फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर कितना है? 50,000। तो 50,000 का 20% कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000। तो जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर 50,000 का 20% कितना हो गया? 10,000। इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, लिखा है मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 30%। देखिए पहला सवाल में था फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब फर्नीचर 20% से घटा। लेकिन यहाँ कहता है मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 30%, मशीनरी घट के 30% हो गया। तो आखिर घटा कितना? 70%।
हम अगर इसका 30% को दिखाएंगे तो हमें रॉन्ग हो जाएगा, 70% दिखाना होगा। ऐसा क्यों? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने इसका एक शॉर्टकट लिखा है, जब भी 2 या 8 रहेगा तो डिफरेंस को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? डिफरेंस को दिखाएंगे। तो परसेंटेज को लेने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, और अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहता, यहां लिखा है मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 20,000, तो जब भी बाय लिखा है तो हम उसी अमाउंट को दिखाएंगे, जितना है उसी अमाउंट को दिखाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना दिखाते हैं? डेबिट साइड में 20,000, क्योंकि 20,000 से घटा। अब यहां पे कहता है मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू, देखिए यहां पे क्या लिखा है? 2। जब कभी भी 2 लिखा हो तो डिफरेंस को दिखाते हैं। मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 20,000, माने घट कर 20,000 हो गया, तो घटा कितना? 80,000। तो उस 1 लाख और 20,000 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 80,000। हम रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में कितना दिखाते? 80,000। तो यहां पर परसेंटेज में दिया है, समझिए बात को। यहां पे क्या कहता है? मशीनरी इज रिड्यूस टू 30%, यानी कि अगर कुल मशीनरी अगर 100% है तो घट के 30% हो गया, तो घटा कितना? 70%। तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे मशीनरी 1 लाख है, 70% कितना हो गया? 70,000। तो हम यहां पर दिखाएंगे टू मशीनरी $70,000। क्या बात समझे कि कैसे हुआ ये 70,000? जब भी 2 रहेगा या 8 रहेगा तो हम उस डिफरेंस को दिखाएंगे, बाय रहेगा तो जो अमाउंट है उतना ही को दिखाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹2,50,000। देखिए यहाँ पे 8 लिखा है, तो मैंने क्या कहा कि 2 या 8 है तो डिफरेंस को दिखाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 2 लाख हो गया, कितना? 2,50,000। तो 50,000 डिफरेंस अमाउंट है। ये चूंकि ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, तो हम इसको रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 50,000। जितना बढ़ा उस अमाउंट को हम दिखाएंगे। उसके बाद देखिए लिखा है इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट ₹90,000, फिर यहाँ एट लिखा है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 हो गया, 90,000 बढ़ा कितना? 40,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स कितना? 40,000 बढ़ा, 50,000 था हो गया 90,000। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50,000 है, अगर यहाँ लिखा रहता है वैल्यूड एट 40,000, तब 10,000 घट जाता, हम डेबिट साइड में दिखाते, तो बढ़ गया इसलिए हम क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय ₹1,000। यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अंडर वैल्यूड है तो इसको लोग डेप्रिशिएशन समझ लेते हैं, दरअसल ये डेप्रिशिएशन नहीं होता है। अंडर वैल्यूड को जैसे हम डेप्रिशिएट करता है कोई एसेट तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं रिवोल्यूशन की, लेकिन अगर अंडर वैल्यूड है तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। किधर दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टॉक है 10,000 था और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडर वैल्यूड कितना हो गया? 1,000। इसका मतलब ये जो स्टॉक है दरअसल 11,000 का था, हम इसको कम लिखे हैं, कम करके लिखे हैं। इसलिए याद रखना है अंडर वैल्यूड जब कभी भी रहेगा तो हम उसको रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे एसेट को, और अगर ओवर वैल्यूड रहेगा तो हम उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 1,000, यहाँ पे दिखाया क्रेडिट साइड में। अब देखिए आगे लिखा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर 5%। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चे को। तो देखिए 5% क्रिएट करना है। आप समझिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर है 20,000, अगर इसमें प्रोविजन नहीं दिया रहता और हमको इसका 5% क्रिएट करना होता तो हम 20,000 का 5% 1,000 हम रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते सीधे सीधे। यहाँ पे लिखते टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम शॉर्ट में लिख दे, यहाँ पे 1,000 लिख देते। लेकिन अभी हम 1,000 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 5,000 पहले से प्रोविजन दिया हुआ है,
500 पहले से प्रोविजन दिया हुआ है और हमको कितना क्रिएट करना है, 5% क्रिएट करना है, यानी 20,000 का 5% कितना हो गया, 1,000। तो 500 पहले से है, तो अब और कितना क्रिएट करना है, 500। तो हम उस 500 को ही यहाँ पे दिखाएंगे, याद रखना है कितना दिखाएंगे, 500 को दिखाएंगे। अगर 1000 दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे पहले से अगर 600 रहता तो हम और 400 को दिखाते। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसमें आगे डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि और भी ज़्यादा लेवल इसका बढ़ेगा। नाउ एक क्वेश्चन कहता है, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर्स में 2000 रुपया को पेड नहीं करना है। क्रेडिटर्स कितना है, 10,000, 2000 पेड नहीं करना है तो घट गया, अच्छी तो बात है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो अगर लायबिलिटीज घटता है तो हम किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स कितना, 2000, कितना दिखाएंगे, 2000 दिखाएंगे। एंड देखिए लिखा है एक्रूड इनकम ऑफ ₹10,000 फाउंड अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक्रूड इनकम 10,000 अनरिकॉर्डेड मिला। हमने बताया था कि अनरिकॉर्डेड एसेट को किधर दिखाते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम यहां लिखेंगे एक्रूड इनकम कितना, 10,000। एक आइटम और यहां पर दिखाया है, एक क्लेम, दैट इज क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹16,000। याद हो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्कमैन कंपेंसेशन से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है, 40,000, और उसका क्लेम कितना है, 16,000। इसका मतलब जो 24,000 जो एक्सेस मनी है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए इसका किधर का जोड़ ज्यादा है, क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है, और ये हो गया 1,03,000। तो हम लिखेंगे 1,03,000। और इसका डेबिट साइड का जोड़ कितना है, 80,500। तो इसको इसमें माइनस कर देंगे, 1,03,000 में 80,500 को माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 22,500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी। हमने यहाँ पे 3 पार्टनर को माना है, ए बी सी है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो बराबर हो जाता है। अब हम लिखेंगे कितना, 1/3 1/3 1/3, तो 7,500 7,500 7,500 तीनों के बीच में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। अगर इसी सवाल का हम अगर जर्नल करते तो देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में है टू फर्नीचर मशीनरी, तो हम लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मशीनरी 80,000 10,000 70,000। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसका मैंने एक अलग जर्नल कर दिया, आप एक साथ भी कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500। अगर हम देखें तो इसका क्रेडिट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड एक्रूड इनकम, ये एसेट्स है। तो इसका जर्नल क्या होगा, इसका जर्नल होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,000, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 1,01,000। और एक आइटम रह जाता है क्रेडिटर्स 2,000 का, तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 2,000। एंड आफ्टर ऑल जो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाए इसमें प्रॉफिट हो गया और उसको हम ट्रांसफर करते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में, तो हम इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। और अगर आपको याद हो तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था, 40,000, क्लेम कितना है 16,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 16,000, और जो बाद बाकी 24,000 जो दोनों का डिफरेंस है 24,000 बच गया
40,000 में 16,000 चला गया, उसको तीनों के बीच में बांट देंगे, 2A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, ओल्ड रेशियो में। तो दैट्स ऑल, ये जर्नल एंट्री है। तो अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट सीख जाते हैं, आप इसके लिए आप इलस्ट्रेशन से, कुछ इलस्ट्रेशंस को 5-10 इलस्ट्रेशन को 5-10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, कोई भी एडमिशन से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से सवाल को लीजिए और सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाने का कोशिश कीजिए। एंड वंस यू आर एबल टू डू दैट, योर वर्क इज ऑलमोस्ट 30% इज डन इन पार्टनरशिप। आई होप आप इससे बना सकेंगे। आप एक बार 2 बार कोशिश करें and it will be very, very useful for you. So thank you, and that's all for today.